students. I am Garangi and I am pursuing my geography honors from Delhi University, the American College. So today we will be studying psychology class 12, chapter 2, self and personality. The topic we are going to start with is the psychodynamic approach. Psychodynamic approach was given by Sigmund Freud. ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी और इन्होंने हिप्नोटिज्म यूज करा था लोगों के प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए। प्रॉब्लम्स जैसे कि पहले तो इन्होंने हिप्नोसिस यूज करा था टू ट्रीट पीपल विद इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद आता है, इन्होंने 3 मेथड्स यूज करे थे जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहला है फ्री एसोसिएशन, फिर उसके बाद है ड्रीम एनालिसिस, और तीसरा है एनालिसिस ऑफ एरर्स। ये 3 मेथड्स हैं टू ट्रीट पीपल। अब इन मेथड्स में यूजुअली क्या होता है, फ्री एसोसिएशन में जो साइकोलॉजिस्ट होता है या जो भी हेल्प कर रहा होता है वो एक पर्सन को फ्रीली कुछ भी बोलने देता है, उसे कहीं इंटरप्ट नहीं करता, उसे बोलता है कि आप अपने बारे में बताओ, और वो उसे फ्री एसोसिएट करने देता है अपने आप से, उस पर्सन को जिसको वो हेल्प कर रहा है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और अपने से वो फ्रीली एसोसिएट करने देता है। ड्रीम एनालिसिस कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है उसे कहते हैं ड्रीम एनालिसिस। फिर उसके बाद आता है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस एक थेरेप्यूटिक प्रोसीजर था जो सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलप करा था। थेरेप्यूटिक प्रोसीजर जो सिगमंड फ्रॉइड ने ही दिया था। और इन्होंने साइको एनालिसिस में कहा था कि जो अनकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, जो अनकॉन्शियस माइंड में हमारी बातें जो होती हैं लोगों की, उसे कॉन्शियस स्टेट में लाना, उसे साइको एनालिसिस कहते हैं। टू ब्रिंग अनकॉन्शियस मटेरियल टू द कॉन्शियस स्टेट। मतलब कि जो हमारे अनकॉन्शियस जो दिमाग में है, जो हमें पता नहीं है अपने बारे में, हम किसी को बता नहीं रहे हैं, हमें खुद को नहीं पता होता कभी कभार, उसको कॉन्शियस स्टेट में लाना, कि हमारे अपने अवेयरनेस में लाना, उसे साइको एनालिसिस कहते हैं। फिर उसके बाद आता है लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में 3 लेवल्स आते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस and unconscious.
कॉन्शियस होता है जो फीलिंग, जो थॉट्स एक पर्सन अपने बारे में अवेयर होता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जिस चीज़ों के बारे में वो अवेयर होता है उसे हम कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। इसमें आता है पीपल आर अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स। प्री कॉन्शियस वो स्टेट होता है जिसमें एक पर्सन अपने फीलिंग्स के बारे में अवेयर होता है, लेकिन वो पूरी तरीके से अवेयर नहीं होता, लेकिन अगर वो अपने थॉट्स पे जोर डाले, अगर उनको प्रेशराइज करे तो वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स को जान सकता है। फिर उसके बाद आता है अनकॉन्शियस। पहले हम प्री कॉन्शियस, नॉट फुली अवेयर, but if pressurized can be aware of it। फिर उसके बाद आता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस वो फीलिंग्स होती हैं जो एक पर्सन बिल्कुल अवेयर नहीं होता उसके बारे में कि क्या चल रहा है, तो होता है अनकॉन्शियस, not at all aware of their feelings and thoughts। तो ये है लेवल 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस: कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। फिर उसके बाद आते हैं स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। Sorry, the next topic is structure of personality development। एक इंसान की पर्सनालिटी में 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले है इड, सेकंड है ईगो, थर्ड है सुपर ईगो। जो इड होता है वो एक पर्सन की इंस्टिंक्चुअल एनर्जी का सोर्स होता है, इंस्टिंक्चुअल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो होता है ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, प्लेजर सीकिंग पे वर्क करता है कि इसमें एक पर्सन को एक पॉइंट पे एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है, उसे इमीडिएट प्लेजर चाहिए होता है, हर चीज को जल्दी से जल्दी करने का होता है। तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। ये जो इट है ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। ठीक है। फिर उसके बाद जो इसमें होता है ये इड को जो है ये मॉरल वैल्यूज और एथिक्स इन सब की वैल्यू नहीं करता, इसे कोई परवाह नहीं होती इस सब में। ये सीधा डायरेक्ट और जैसे हमने कहा कि ग्रेटिफिकेशन मतलब कि प्लेजर सीकिंग, तो एक बिना कुछ सोचे अपना प्लेजर को देखता है और आसपास अपनी सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं सोचता। तो does not care about society, moral, ethics, etc। फिर इसके बाद आता है ईगो। ईगो जो है वो इड से ही निकल के आता है और ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ये
रियलिटी को नोटिस करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है, वो एक आइसक्रीम वाले उसको देखता है और उसको आइसक्रीम खाने का बहुत मन है, और अगर उसका इड कहता है कि मैं जाके सीधा आइसक्रीम ले लूं, बट उसकी ईगो कहती है कि अगर वो जाके बिना परमिशन के ले लेगा तो उसके पेरेंट्स को उसे डांट पड़ेगी। तो उसे रियलिटी का पता है कि अगर वो सीधा जाके ऐसे ही ले लेगा तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये होता है रियलिटी प्रिंसिपल पे ईगो काम करता है। फिर उसके बाद आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो को हम मॉरल ब्रांच ऑफ मेंटल फंक्शनिंग की तरह डिफाइन करते हैं। इट इज द मॉरल ब्रांच ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। ये इड और ईगो को बताता है कि कोई चीज करना सही है या नहीं, कि किसी चीज में प्लेजर सीख करना मॉरली ठीक है या नहीं। तो फिर उसके बाद इसमें एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जैसे अगर एक बच्चा, हमने जो लिया था कि एक बच्चा अपनी आइसक्रीम खाने का मन करता है, लेकिन उसकी एड कहती है कि वो सीधा जाके आइसक्रीम ले ले, और उसकी ईगो उसे कहती है कि अगर वो सीधा जाके आइसक्रीम ले लेगा तो उसे पेरेंट्स से डांट पड़ेगी। तो जो उसे रियलाइज होता है, उसे जो रियलिटी पता चलती है मॉरल वैल्यू की, हाँ मुझे डांट पड़ेगी, उसे हम सुपर ईगो कहते हैं। ये इड और ईगो को बताता है कि मॉरली क्या ठीक है और क्या गलत है। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी को ऐसे भी देख सकते हैं। इड, सुपर ईगो, और बीच में क्या आता है, ईगो। ये ईगो इड से ही निकलता है, और सुपर ईगो इन दोनों को वैल्यू करता है, इन दोनों को ग्रेटिफिकेशन बताता है कि कुछ करना, कोई काम करना सही है या नहीं है, वो मॉरली करेक्ट है या नहीं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें और दो चीजें आती हैं। जैसे वो है, फ्रॉइड ने कहा था कि इड में दो इंस्टिंक्चुअल एनर्जी फोर्सेस होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू इंस्टिंक्चुअल एनर्जी फोर्सेस। वो दो हैं, पहला है लाइफ इंस्टिंक्ट, और दूसरा है डेथ इंस्टिंक्ट। फ्रॉइड ने डेथ इंस्टिंक्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करा था, उन्होंने लाइफ इंस्टिंक्ट पे फोकस करा था, और ये सेक्सुअल इंस्टिंक्ट भी कह सकते हैं इसे। तो उन्होंने कहा था, द इंस्टिंक्चुअल लाइफ फोर्स दैट एनर्जाइजेस द इड। That energizes the id, उसे हम कहते हैं लिबिडो। द इंस्टिंक्चुअल लाइफ फोर्स दैट एनर्जाइजेस द id, जो id को इम्पोर्टेंस देता है, जो उसे एनर्जाइज करता है, उसे लिबिडो कहते हैं। और फ्रॉइड ने डेथ इंस्टिंक्ट पे फोकस नहीं करा ज्यादा, बट उन्होंने लाइफ इंस्टिंक्ट पे फोकस करा। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म।
ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म एक वो तरीका होता है जिसमें हम एंजाइटी को रिड्यूस कर सके और जो रियलिटी है हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म हम इसे ऐसे डिस्क्राइब करते हैं, रिड्यूसिंग एंजाइटी by distorting the reality. एंजाइटी को रिड्यूस करना बाय इग्नोरिंग द रियलिटी। फिर इसके ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स के कई वेज होते हैं। सबसे पहला होता है रिप्रेशन। डिप्रेशन में एक पर्सन उस एंजाइटी को, उस प्रॉब्लम को एकदम इग्नोर कर देता है, उस पर ज्यादा उसे रिप्रेस करने की कोशिश करता है, उस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं करता, मतलब उस पर ज्यादा फोकस नहीं करता। फिर उसके बाद सेकंड है वो है डिनायल। डिनायल में एक पर्सन रियलिटी को एक्सेप्ट करने से ही मना कर देता है कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता और उस चीज को डिनाई कर देता है, उसे कहते हैं डिनायल। फिर उसके बाद आता है थर्ड, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में एक पर्सन अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरे पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है, अपनी चीजों को दूसरे पे डालने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद आता है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन में जो प्रॉब्लम होती है वो उससे उल्टा सोचने की कोशिश करता है। जैसे कि रिएक्शन फॉर्मेशन का हम एग्जांपल दें, अगर एक पर्सन को बहुत सेक्सुअल अर्जेस होते हैं तो अपना ध्यान ज्यादा सेक्सुअल अर्जेस की बजाय अपना ध्यान ज्यादा पूजा पाठ और इन सब में लगाता है, तो उसे हम कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। फिर उसके बाद जो लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म है वो है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में एक पर्सन अपने जो अनरीजनेबल फीलिंग्स होते हैं उसको रीजनेबल फीलिंग्स देने की कोशिश करता है। जैसे कि एक बच्चा है, वो एक एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, तो वो क्या करता है, वो मार्केट से नए पेंट लाता है और कहता है कि मैं इन पेंट से अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा एग्जाम्स में, तो उसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। वो अपनी अनरीजनेबल चीजों को रीजनेबल फीलिंग्स दे देता है, रीजनेबल थॉट्स दे देता है ताकि वो उसको टैकल कर पाए। फिर उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें सिगमंड फ्रॉइड ने 5 स्टेजेस दी थी और इसे हम 5 स्टेज थ्योरी भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज द 5 स्टेज थ्योरी। इसमें जो सबसे पहली स्टेज आती है वो है ओरल स्टेज। ओरल स्टेज में एक जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है उस पर फोकस किया जाता है। जो एक न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है वो अपने, उसका जो बेसिक फोकस होता है, फोकस ऑन माउथ। वो अपने माउथ से ही ज्यादातर एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। अगर उसे भूख लगी है तो
अपने रोएगा, उस अपना थम्स अप करेगा, थम्स अप, बैबलिंग, आवाजें निकालना, तो ताकि वो अपने अपनी चीजों को बता पाए, अपनी फीलिंग्स को बता पाए। तो जो ओरल स्टेज होता है उसमें जो मेन फोकस होता है वो है फोकस ऑन माउथ। वो अपने माउथ से सब चीजें परफॉर्म करता है और हंगर के लिए वो बताता है, तो ये सब माउथ से फोकस होता है। फिर उसके बाद जो सेकंड है वो है एनल स्टेज। एनल स्टेज में जब एक बच्चा अराउंड 2 to 3 years का हो जाता है, जब वो अराउंड 2 to 3 years का हो जाता है तो पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो यूरिनेशन और डेफिकेशन में अपना लर्न करें। पेरेंट्स एक्सपेक्ट learning in urination and defecation। इसमें जो मेन फोकस होता है वो फोकस ऑन बाउल्स। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं हम कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में, बच्चों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि वो यूरिनेशन और डेफिकेशन में आगे बढ़े, मतलब टॉयलेट ट्रेनिंग जिसे हम कह सकते हैं वो लर्न करें, और बच्चे वो अपनी चाहते हैं, वो उनको फोर्स किया जाता है कि वो उनकी नीड्स पेरेंट्स की नीड्स पूरी हो, जो उनके पेरेंट्स उन्हें कह रहे हैं वो पूरी की जाए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो है फैलिक स्टेज। थर्ड स्टेज है फैलिक स्टेज। इस स्टेज में एक बच्चा मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंशिएशन सीख जाता है, उसे मेल्स और फीमेल्स का डिफरेंशिएशन पता चलता है। डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, और वो बच्चा उसे अपने पेरेंट्स का रिलेशनशिप समझ में आता है, knows the relationship between parents, between the parents। फिर उसके बाद इस स्टेज में दो चीजें आती हैं, इडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और इलेक्ट्रा इडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो मेल्स के लिए होता है, ये हमेशा मेल्स से रिलेटेड होता है। इस इडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं वो सेम सेक्स यानी कि अपने फादर की तरफ ना अट्रैक्ट होके वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और वो चाहते हैं कि जैसी वो अपनी मदर जैसे उनके फादर की केयर करती है वो वैसे ही उनकी केयर करे। ये अपने टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट होते हैं, और ये यूजुअली अपनी मदर्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। मेल्स अगर कोई इडिपस कॉम्प्लेक्स में फेल हो जाए तो वो सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना, उनका मतलब वो उसी स्टेज में रह जाते हैं और वो सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में इसका ऑपोजिट होता है, ये फीमेल्स के लिए होता है, और इसमें लड़कियां जो गर्ल्स होती हैं वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और वो अपनी मदर को इमिटेट करती हैं कि जैसे उनकी मदर करती हैं वो वैसे ही अपने फादर के साथ करें।
ताकि उनके फादर उनसे मतलब वो अपने फादर से भी वैसे है बॉन्ड बना पाए जैसे उनकी मदर ने उनके साथ बना रखा है। तो ये होता है एडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। जो फोर्थ स्टेज आती है 5 स्टेज थ्योरी में, वो है फोर्थ इज द लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में एक चाइल्ड मतलब अपने बचपन से लेके वो प्यूबर्टी तक लास्ट करती है ये स्टेज, और इसमें एक चाइल्ड फिजिकली ग्रो करता है लेकिन जो उसकी सेक्सुअल अर्जेस होती है वो दे आर स्टिल इनएक्टिव, और वो अपने अभी जानता नहीं अच्छे से कि हाँ सोसाइटी से कैसे डील करा जाए, अपने ऑपोजिट सेक्स से कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो ग्रोथ फिजिकली but still inactive sexual urges. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, फिफ्थ स्टेज, वो है जेनाइटल स्टेज। इस स्टेज में एक पर्सन अडल्ट हो जाता है और उसको अपनी सोसाइटी से डील करना आता है, कैसे ऑपोजिट सेक्स से उसे कैसे डील करना है, हाउ टू इंटरैक्ट विद द ऑपोजिट सेक्स, ये सब वो इस स्टेज में आकर सीख लेता है। मतलब वो इस स्टेज तक आके उसमें इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि वो ये सब चीजें सीख लेता है। वो बहुत मेच्योर हो जाता है स्टेज में आके। फिर उसके बाद जो दो चीजें इसके बाद और आती हैं वो है फिक्सेशन और रिग्रेशन। सबसे पहले आता है फिक्सेशन। फिक्सेशन में अगर एक पर्सन एक स्टेज को पास नहीं कर पा रहा है, एक स्टेज को प्रॉपर्ली उसने पास नहीं करा है, तो वो उसी स्टेज पे फिक्सेट हो जाता है और ना आगे बढ़ पाता है वो। जैसे कि अगर हम एडिपस या फैलिक स्टेज ले लें, तो फैलिक स्टेज में एडिपस कॉम्प्लेक्स में अगर एक मेल उस स्टेज को पास नहीं कर पा रहा है, तो वो स्टिल अपने जो सेम सेक्स है उसकी तरफ हॉस्टाइल फील करता है, उसकी तरफ उसके फीलिंग्स होते हैं। जैसे मेल सेक्स है तो वो अपने मेल पर्सन की तरफ उसको फीलिंग्स होंगी। फिर उसके बाद आता है सेकंड है रिग्रेशन। रिग्रेशन में ये पर्सन जो है वो एक पहली पुरानी अगर एक प्रॉपर स्टेज को पास ना कर पाने पे वो एक पहले वाली स्टेज पे पास हो जाता है। तो जैसे कि अगर एक पर्सन है वो फैलिक स्टेज अच्छे से पास उसमें फैलिक स्टेज अच्छे से पास नहीं कर पाया है, तो वो उससे पहले वाली स्टेज जैसे कि वो इन स्टेज पे ही अटका रहेगा, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाएगा और ये उसके लाइफ में उसे प्रॉब्लम्स करेंगी, इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी उसकी लाइफ में।